Assalamu alaikum. I'm Amna Hamad, graphic designer and freelancer. In this course, we will learn about Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, logo theory, logo designing, and Fiverr. Today is our 10th class of 10th batch. So let's start. हम लोग कलर थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे और कलर थ्योरी में बात कर रहे थे हम लोग के कलर्स हम कहाँ से ले सकते हैं, कलर कोड क्या होता है, और अगर कोई क्लाइंट हमें कलर कोड दे देता है तो हम किस तरह यूज करेंगे, और आरजीबी कलर्स और सीएमवाई के कलर्स क्या होते हैं। और हम लोगों ने कल पढ़ा ग्रेडियंट्स के बारे में। ग्रेडियंट्स बेसिकली होते हैं कि हम किस तरह से टू और मोर देन टू कलर्स को बहुत ही खूबसूरती के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। सो उसी को आगे हम लेकर चल रहे हैं फर्दर मजीद कलर थ्योरी को। कलर थ्योरी की बात कर रहे हो, कलर्स की बात करें और मेश टूल का जिक्र ना करें, ये थोड़ा सा मतलब गैर मुनासिब से बात है। ग्रेडियंट्स में हमने पढ़ा था कि एक खास रेशो में कलर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है। बट अगर हम कोई ऐसी चीज बना रहे हैं, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर एक शेप ले रही हूँ, ठीक है, या लेट्स से चले हम एप्पल ही ले लेते हैं क्योंकि ऊपर एप्पल बना हुआ है। सो लेट्स गो विद द एप्पल। ये जनाब मैंने ये लिया और इसमें चूंकि एप्पल है तो हम यहाँ पे रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है। और इनको मैं शेप बिल्डर टूल से इनको ऐड कर रही हूँ। इससे ये होगा कि हमारे जो कुछ पिछले टूल्स हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे एंड फाइन इनफ, ठीक है। इससे ज़्यादा अभी फ़िलहाल मैं इसकी उसमें नहीं जा रही। आप लोगों ने इसको बेहतर करना होगा तो आप लोग खुद कर लीजिएगा। अभी मेरा पर्पज़ सिर्फ आप लोगों को बताना है कि आप लोग किस तरह से मैश टूल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये आप एज्यूम कीजिए कि ये है जी हमारे पास एक शेप। अब अगर मैं इस पर ग्रेडियंट अप्लाई करूं, ठीक है, मैं यहाँ पर आती हूँ विंडो में और ग्रेडियंट की लाइब्रेरी में जाऊंगी तो मुझे वहां पर बहुत सारे, मैंने आपको बताया था, ग्रेडियंट्स मुझे मिल जाएंगे। लेट्स से ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आते हैं और यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास समहाउ, अच्छा यहाँ पर देखें स्ट्रोक ऊपर है तो बाय डिफॉल्ट जो है मेरा ग्रेडियंट जो स्ट्रोक में अप्लाई हो गया। तो आप लोगों ने बस इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप लोग फिल में स्ट्रोक दे रहे हैं तो आपका जो फिल है वो ऊपर हो और स्ट्रोक आपका नन हो। अब अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ तो ये देखें, या मैं इस तरह कर सकती हूँ या मैं इस तरह कर सकती हूँ, मीन्स ये खास रेशो में आएगा, ठीक है। चाहे मैं इसको जनाब करूँ लीनियर करूँ या रेडियल करूँ, रेडियल करूंगी तो ये इस तरह आ जाएगा। मतलब मैं कुछ भी करना चाहूँ ये एक खास रेशो में आ रहा है। बट व्हाट इफ अगर मैं ये चाह रही हूँ, मैं अनडू कर रही हूँ सब कुछ, अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मैं जो दूसरा कलर लेना चाह रही हूँ अपने किसी भी शेप में, वो एक खास पॉइंट पर आए और उससे ज्यादा ना आए, ठीक है। मतलब कि अगर जैसे ये एप्पल है और एप्पल को थोड़ा सा ओरिजिनल लुक देने के लिए, अब अगर मैं इलस्ट्रेशंस बना रही हूँ, जब हम इलस्ट्रेशंस पे काम कर रहे होते हैं तो हम लोग एक खास पॉइंट पर एक खास कलर देना चाहते हैं और मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ पर सिर्फ मेरा येलो शेड हो, जैसे कि ये इसमें आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, और उसके अलावा बाकी कहीं पर ना हो। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा टूल है? उसके लिए हमारे पास जनाब जो टूल है वो है मैश टूल, ठीक है। ये है जी मैश टूल, शॉर्ट की इसकी यू है, मैं इसको ले रही हूँ और मैं यहाँ पर मैंने जैसे ही इसको लिया तो ये जी देखिए मेरे पास एक ग्रिड आ गई, ठीक है। मेरा जो कर्सर है वो चेंज हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर आके इसके सेंटर में क्लिक करूंगी, जैसे ही मैंने इसके सेंटर में क्लिक किया ये एक ग्रिड बनी हुई आ गई मेरे पास, ठीक है। ये एक ग्रिड बनी हुई आ गई, ये है जी वर्टिकल और ये है हॉरिजॉन्टल। बट मैं आपको ये बता रही थी कि मैं ये चाह रही हूँ कि एक खास पॉइंट पर कलर हो, उससे ज्यादा कलर ना हो। अब ये जो उनके ग्रिड है और इसमें आपको एंकर पॉइंट नजर आ रहे हैं, ठीक है, हैंडल्स नजर आ रहे हैं, तो कौन सा टूल यूज होगा इसको डील करने के लिए? क्लास में से कोई मुझे बता सकता है कि हैंडल्स हैं और एंकर पॉइंट्स हैं, तो कौन सा टूल होगा जो इस ग्रिड को या इन लाइंस को डील करेगा? जल्दी से बताइए क्लास, एनी गेसेस कि वो कौन सा टूल है जो मेरे एंकर पॉइंट्स को इंडिविजुअली और मेरे हैंडल्स को डील करेगा। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे हैंडल भी है और एंकर पॉइंट्स भी, जल्दी से बताइएगा।
जी, सानिया, नवीद साहब, फातिमा, अदीला। काफी दिन हो गए, हमें तलहा साहब ने भी ज्वाइन नहीं किया, कल भी नहीं ज्वाइन किया था। आप लोग टाइप कर रहे हैं या मैं खुद ही बता दूं? चले मैं खुद ही बता देती हूँ, क्लास में खामोशी है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इंडिविजुअल एंकर पॉइंट्स हैं और जो हैंडल्स हैं उनको हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से डील कर रहे होते हैं। सो जो मैश टूल है वो जाता है हमारा डायरेक्टली किसके साथ, वो जाता है जनाब हमारे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको कलर देना चाह रही हूँ और यहाँ से मैं, ये देखें अभी ये फिर वही बात, लेकिन मैं तो ये चाह रही थी कि जो मेरा कलर है वो एक खास पॉइंट तक हो, उसके बाद ये ना बढ़े। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम मैश टूल लेंगे। लेट से मुझे यहाँ पर येलो शेड चाहिए, सिर्फ यहाँ पर, और मुझे इसके अलावा और कहीं नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर मजीद लाइंस को ड्रॉ करूंगी। ये लाइंस बेसिकली एक बॉर्डर के तौर पे काम करेंगी। जहां पर मैं लाइन लगा दूंगी वो लाइन, कलर उस लाइन से पीछे पीछे रहेगा। अब वो लाइंस किस तरह ड्रॉ करनी है, आप लोग मैश टूल लेंगे और आप हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लिक करेंगे तो वर्टिकल लाइन क्रिएट होगी, ठीक है। और जब आप वर्टिकल पर क्लिक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, ठीक है। सो आप अज्यूम कीजिए कि मुझे यहाँ पर येलो कलर चाहिए, लेकिन वो बस इसी पॉइंट पर चाहिए और थोड़ा सा आगे आए, इससे ज्यादा आगे ना आए। तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर एक और वर्टिकल लाइन क्रिएट कर दूंगी। अब क्या होगा, यहाँ पर अब क्या होगा, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये वाला पॉइंट ले रही हूँ। अब जो मेरा कलर है चाहे मैं कोई भी दूं, वो इस वाली लाइन से आगे नहीं जाएगा। किस तरह, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप कि इस वाली लाइन से वो आगे नहीं गया, ठीक है। सो बेसिकली मैश टूल से भी हम एक अपने डिजाइन में डिफरेंट कलर्स डाल सकते हैं और डालते हैं, बट इसकी ब्यूटी ये है कि इसके थ्रू हम अपने कलर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि भाई ये वाला कलर मुझे सिर्फ यहाँ पर चाहिए, पूरी शेप में सर्कुलर नहीं चाहिए, या मुझे लीनियर नहीं चाहिए। ग्रेडियंट में तो हम या लीनियर ले रहे थे या रेडियल ले रहे थे, ठीक है। बट यहाँ पर ये हमें रिस्ट्रिक्ट करता है कि जहां तक मैं लेना चाहूं या आप लेना चाहें, आप वहां तक ही इसको लेंगे, उससे ज्यादा ये आगे जाएगा ही नहीं। अच्छा, अब अगर आप चाह रहे हैं कि ये ही वाला कलर मेरा यहाँ पर हो, तो हम उसी प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लिक करेंगे तो वर्टिकल लाइन हमारे पास आएगी, ठीक है। अच्छा, अब बाय डिफॉल्ट जो पहले मैंने कलर लिया हुआ था, लास्ट कलर, वो वही आएगा। सो कोई मसला नहीं है, इसको हम बाद में चेंज भी कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये वाला पॉइंट ले रही हूँ। यहाँ पर मुझे येलो नहीं चाहिए, आई ड्रॉपर से मैं इसको रेड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ये चाहिए था, सो यहाँ पर मैंने ले लिया। अगर आपको इस कलर को चेंज करना है, जैसे अगर आप चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पर येलो ना हो, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनिश हो, तो आप इस तरह कर सकते हैं। जैसे आपका दिल चाहे आप कर सकते हैं। यू कैन रिस्ट्रिक्ट योर कलर। अगर आप और रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो आप और ग्रिड्स बनाते जाइए, ये कलर और मजीद रिस्ट्रिक्ट होता चला जाएगा। ये देखिए, उससे पीछे कर दिया मैंने, ठीक है। मैं जितनी इसके आगे लाइंस डालती जाऊंगी ये उतना ही रिस्ट्रिक्ट होता चला जाएगा। अब अगर मैं ये चाह रही हूँ, ये जो मेरी आउटर लाइन है ये थोड़ी सी क्या हो, डार्क हो, तो मैं क्या करूंगी, वही जो हम करते हैं, मैं एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये पॉइंट लूंगी, शिफ्ट के साथ ये वाला, शिफ्ट के साथ ही ये वाला, और जहां जहां पर मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा के रेड में ही लेकिन डार्कर शेड हो, तो ये देखिए, ठीक है। जहां जहां मैं उसको शेड देना चाह रही थी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने उस पॉइंट को सिलेक्ट किया और वहां वहां पर मैंने डार्क शेड दे दिया। और मजे की बात वही कि मेरा कलर रेस्ट्रिक्ट है, ठीक है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैश टूल। मैश टूल का सिर्फ यही काम नहीं है, मैश टूल बाज़ औक़ात हमें बहुत सारी चीजें ड्रॉ करने में भी हेल्प कर रहा होता है, क्योंकि कलर तो एक इसका फैक्ट है। अब जैसे कि ये मैं, आप समझ लें, मैंने एक रेक्टेंगल ली और इनिशियल मैं इसको कलर दे देती हूँ ग्रीन। अब मैं थोड़ा सा वेवी लुक देना चाह रही हूँ इसको, फ्लैग का, ठीक है। फ्लैग हमारा वेवी होता है और मैं इसको अगर फ्लैग की लुक देना चाह रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, मैं जनाब ये करूंगी कि मैं यहाँ पर आऊंगी और इस तरह से ग्रिड्स बनाऊंगी, ठीक है, लाइक दिस एंड लाइक दिस। अब चूंकि ये इंडिविजुअल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स को डील करता है, सो मैं यहाँ से पकड़ के इसको इस तरह थोड़ा सा टेढ़ा भी कर सकती हूँ,
ठीक है, आप हर पॉइंट को पकड़ के थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ भी ला सकते हैं इफ यू वांट कि आप इसको थोड़ा सा वेवी लुक देना चाह रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, हम मैश टूल में ये कर रहे होते हैं कि हम बहुत सारे एंकर पॉइंट्स डाल देते हैं और फिर इंडिविजुअली हर हर एंकर पॉइंट को डील करते हैं, चाहे वो कलर के हवाले से हो, चाहे वो उसमें कोई आप लोगों ने कोई शेप बनानी हो। सो मैश टूल से आप लोग शेप भी बना सकते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली कि आप करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, जब आपको ये पता होता है ना कि हाँ हम करना क्या चाह रहे हैं, तो फिर आप लोगों के लिए काम करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान हो जाता है। बट सबसे पहली बात ये है कि आप लोगों ने प्रॉपर होमवर्क करना है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पर ग्रिड डालनी है, क्योंकि अगर आप अंधाधुंध ग्रिड्स डाल देंगे तो इसको हैंडल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा गलती से भी इसको आप लोगों ने कहीं से पकड़ के कुछ भी कर दिया तो शेप कुछ की कुछ हो जाएगी। सो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली वी आर मेकिंग। ठीक है, सो ये था मैश टूल, और ये मैंने मैश टूल के साथ ही लीफ भी बनाया हुआ है। ये सारा का सारा मैश टूल से बनाया हुआ है। यही आप लोगों की असाइनमेंट होगी, बहुत आसान है। मैंगो की शेप मैंने उसी तरह दी, लीफ की शेप उसी तरह दी, ये जो है स्टेम भी उसी तरह से, बस इसमें मैंने कलर्स थोड़े से डाले हुए हैं। और देखिए मैश टूल से कितना खूबसूरत एक चीज बन के 3D लुक आ रही है। अच्छा, ये जो नीचे मैंने शेडो डाले हुए हैं, आप लोगों को ओपेसिटी का यहाँ पर बताती जाऊं। ओपेसिटी यहाँ पर हम कोई भी जब शेप बनाते हैं, रैंडम कोई शेप बनाते हैं, तो कोई भी आप कलर लेते हैं तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास ओपेसिटी लिखा हुआ और होता है। ओपेसिटी क्या है, किसी भी कलर की आप स्ट्रेंथ समझ लें, उसका वेट समझ लें, या उसकी विजिबिलिटी समझ लें। ठीक है, अगर मैं इसकी ओपेसिटी को कम करूं तो ये देखिए उसकी कलर की बेसिकली विजिबिलिटी यहाँ पर वो ब्लैक ही रहेगा, बट उसकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी। अब कुछ लोग ये बेवकूफी करते हैं कि वो इसके थ्रू कलर्स बनाना शुरू कर देते हैं, ये कलर्स बनाने के लिए नहीं है। ओपेसिटी हम कहाँ पर यूज करते हैं, देखें, अब जैसे कि ये शेडो है, ठीक है, इसकी ओपेसिटी मैंने 46% की है। रीजन इज दैट कि मुझे इसको थोड़ा सा डल करना था, यूं समझ लीजिए, आपके डल करना हो, अगर आपने किसी कलर को डल करना है तब आप उसकी ओपेसिटी को मैक्सिमम 100 और मिनिमम आप जितना मर्जी कर सकते हैं। मैक्सिमम तो जो है वो वही कलर रहेगा। और इसकी जगह हम कहाँ पर ओपेसिटी डाउन करते हैं, हम ओपेसिटी डाउन करते हैं जब हम वर्ड मार्क लगाते हैं अपना। जैसे कि मैंने क्लाइंट को अगर कोई काम करके दिया है और अभी क्लाइंट ने मुझे पे नहीं किया, या अभी हाफ पेमेंट की हुई है, ठीक है, तो हम कहते हैं ना कभी अपना वर्ड मार्क लगा दो। तो अब जैसे कि मैं अगर अपना नाम लिखूं, ठीक है, आपने अपना नाम लिखना है इस तरह और इसको रोटेट कर दीजिए। ठीक है, और पेज के बीच में लाके इसको ऐसे लगा दीजिए और इसके बाद इसकी ओपेसिटी डाउन कर दीजिए। सी, ये इस तरह की चीज आपको अक्सर देखने में मिलती होगी। सो बेसिकली ओपेसिटी हम इसलिए भी यूज कर रहे होते हैं, बहुत सारी जगहों पे ओपेसिटी का यूज होता है। बट वही बात कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पर इसको यूज करना है। इसको मैंने थोड़ा सा ब्लर भी किया हुआ है, वो जब हम इफेक्ट्स में जाएंगे ना इंशाल्लाह, तब हम ये पढ़ेंगे। और हमारी लास्ट क्लास जो है वो सारी की सारी हमारे इफेक्ट्स पर है, और ये वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ क्लिक्स करने हैं हमने, लेकिन जबरदस्त, मतलब आपकी चीज कुछ की कुछ हो जाती है। ड्रॉप शेडो है, फेदर है, ये सारा का सारा इंशाल्लाह हमारी जो बिल्कुल लास्ट क्लास होगी लोगो थ्योरी से पहले, उसमें हम करेंगे इस सारी चीजों को कवर, जो कि आई होप कि नेक्स्ट वीक में हमारा इलस्ट्रेटर एंड हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पाथ फाइंडर टूल। बट पाथ फाइंडर टूल पर जाने से पहले इस वक्त हम थोड़ी सी पहले बात करेंगे अलाइनमेंट की। तो अलाइनमेंट के लिए मैं न्यू फाइल ले लेती हूँ। आप लोगों के असाइनमेंट्स आना बंद हो गई हैं। इसकी वजह मैं जान सकती हूँ? वेयर आर द असाइनमेंट्स? या तो आप लोगों को सब आ गया माशाल्लाह, या फिर आप लोग विलिंग नहीं है बनाने के लिए। एंड वंस अगेन मैं कोर्स खत्म हो जाएगा, मैं चली जाऊंगी, लेकिन आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं कर सके, और जो लोग ये कह रहे हैं जो रिकॉर्डिंग्स हैं हम देख लेंगे कर लेंगे, बिल्कुल रिकॉर्डिंग्स हैं, लेकिन जाहिर है जो क्वेश्चनिंग हो सकती है ड्यूरिंग द क्लास वो फिर उस तरह पॉसिबल नहीं होती है। क्या ख्याल है? अच्छा जी, ये मैंने 3 डिफरेंट शेप्स बना ली। अलाइनमेंट, जब हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था और प्रिंसिपल्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि अलाइनमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है,
बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी अलाइनमेंट नहीं होगी आपके काम में, तो आपका जो काम है वो अच्छा ही नहीं लगेगा। इवन देन आप ये देखिए कि मैंने सिर्फ ये दो शेप्स बनाई हुई, लेकिन मैंने इनको भी अलाइन किया हुआ है, इसीलिए ये इतनी खूबसूरत लग रही है। अगर मैंने इनको अलाइन ना किया होता तो ये बहुत ही बेढंगी लग रही होती। ठीक है। सो अब यहाँ पर आए तो अलाइनमेंट कहाँ पर आती है? अभी देखिए यहाँ पर कहीं पे मेरे प्रॉपर्टीज में यहाँ पर अलाइनमेंट शो नहीं हो रही, कहीं पर अलाइनमेंट शो नहीं हो रही, बट एक शेप है। बट जैसे ही मैं दो शेप्स या मोर देन टू, ठीक है, मोर देन टू या टू शेप्स लूंगी तो अलाइन यहाँ पर आ जाएगा। ये देखें ये भी अलाइन आ गया। अगर यहाँ पर ना हो, यहाँ पर ना हो, तो ऑब्वियसली हमारे विंडो पैनल में तो अलाइन होगा ही होगा। ठीक है। ये देखें ये रहा अलाइन, तो ये आ गया जी हमारे पास अलाइन। अब यहाँ पर आप इसको अगर ड्रॉप डाउन करें तो ये है अलाइन टू सिलेक्शन, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, अलाइन टू आउटपुट। यूजुअली 95% अलाइन टू सिलेक्शन होता है, 5% अलाइन टू आउटपुट होता है, अलाइन टू की ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं होता। बट अगर आपको लगता है, क्योंकि अलाइन टू की ऑब्जेक्ट और अलाइन टू सिलेक्शन ऑलमोस्ट सेम ही है, सो ये और ये, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अलाइन टू सिलेक्शन। अब मैंने ये जनाब इसको सिलेक्ट कर लिया। अब ये आगे पीछे है। इसको अगर हम देखें तो ये है हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट। अच्छा, इसको बताने से पहले बचपन की एक बात आप लोगों को याद होगी कि इसको हम कहते हैं वर्टिकल, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस। ठीक है। वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस याद होगा इतना तो थोड़ा बहुत। और ये आप समझ लीजिए ये आपका वर्टिकल है, समझ लीजिए, नहीं ये आपका वर्टिकल अलाइनमेंट है और ये आपकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। अब ये बात इस तरह कीजिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि लाइन वर्टिकल लगी हुई है, लिखा हॉरिजॉन्टल हुआ है ना। ये देखिए ये लाइन वर्टिकल है लेकिन लिखा हॉरिजॉन्टल हुआ है जी। अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल ही होगी, क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग अलाइन होगा। यानी कि जो हमारी शेप्स हैं वो अलाइन टू लेफ्ट हो रही हैं या अलाइन टू राइट हो रही हैं या अलाइन टू सेंटर हो रही हैं, वो होंगी हॉरिजॉन्टल। और जब हम इसकी बात करेंगे तब हम अपने ऑब्जेक्ट को इस तरह रखेंगे। जब हम इसको सिलेक्ट इस तरह करेंगे और हम इसको हमारे हॉरिजॉन्टली मतलब शेप में होंगे, रखे हॉरिजॉन्टल होंगे, लेकिन अलाइनमेंट जो है वो वर्टिकल हो रही होगी कि ये इस तरफ आते हैं या इस तरफ आते हैं। कैसे, मैं भी आपको समझाती हूँ। ये देखें जनाब यहाँ पर ये आ गया और ये आ गया। अब मैं इनको अलाइन टू लेफ्ट कर रही हूँ तो ये देखें ये अलाइन टू लेफ्ट हो गए। किसके अकॉर्डिंग हुए? इसका लेफ्ट तो नहीं है ना, इसका तो अप और डाउन होगा। वर्टिकल का क्या होगा? अप और डाउन। लेफ्ट और राइट हॉरिजॉन्टल का होगा। आई होप अब मेरी बात आप लोगों को क्लियर समझ आएगी। ये जो अलाइन है हमारा हॉरिजॉन्टल लेफ्ट राइट होगा, बट वर्टिकल टॉप और बॉटम होगा। ये देखें टॉप और बॉटम। सो आप लोगों ने इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि लाइन ये वर्टिकल लगी हुई है कर ये हॉरिजॉन्टल रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये लेफ्ट राइट कर रहा है। अब अगर मैं इनको थोड़ा सा फिर इधर उधर करूं और अब हम यहाँ पर करें हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर हो गया। अब ये सेंटर इसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, आर्टबोर्ड के नहीं, इन्होंने जो इनका सेंटर है ना तीनों का उसको अलाइन कर लिया। इसका सेंटर, इसका सेंटर और इसका सेंटर। और इसी तरह हॉरिजॉन्टल अलाइन राइट, तो वो इसके अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है। यानी कि इन्होंने अपनी जो एजेस हैं उनको लेफ्ट कर लिया है। अब अगर इसी काम को हम करें अलाइन टू आर्टबोर्ड, तो अब ये आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग होंगे। ये देखिए, ठीक है, ये आर्टबोर्ड के लेफ्ट पर चले गए, ये आर्टबोर्ड के सेंटर में आ गए और ये आर्टबोर्ड के जनाब हमारे राइट साइड पर आ गए। ठीक हो गया। अब अगर हम इसको अलाइन टू सिलेक्शन कर दें और यहाँ पर इसको वापस ले आए, अब ये टॉप टू बॉटम होगा। ये देखिए ये क्या हो रहा है? वर्टिकल अलाइन टॉप। ठीक है। ये वाला जो इनका टॉप है इन्होंने टॉप से अलाइन कर लिया, ये हो गया जनाब सेंटर और ये हो गया जी बॉटम। ठीक है। और अगर हम इसको इसके थ्रू करें तो ये इन्होंने आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग कर लिया, ये आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग सेंटर में आ गए और ये आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग बॉटम पर आ गए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे थोड़ा सा आप लोगों को और बता दूं कि समटाइम्स हम कोई काम कर रहे होते हैं, जैसे कि आप ये चाहते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। जैसे कि अगर मैं अपना ही नाम लिखूं ना, हम्माद,
लेट्स से आप लोगों ने कोई काम किया है, कोई लोगो बनाया है या कुछ भी बनाया है, आप सिर्फ कोई फ्लायर बना रहे हैं और क्लाइंट कहता है कि जी आपने नाम लिखना है, जो भी अगर वेडिंग कार्ड वगैरह है, कुछ भी हो सकता है। आपने उसके इर्द-गिर्द इधर लाइन्स लगानी है जो कि अक्सर हम लगा रहे होते हैं, ठीक है? और अक्सर आप लोगों को देखने में भी ये चीज़ आ रही होती है एंड लेट्स से मैं यहाँ पे छोटी-सी एक रेक्टेंगल बना देती हूँ, ठीक है? और यहाँ पर इसकी कॉपी कर देते हैं। अब ऑब्वियसली जब ये बनाया है तो इसका अलाइन होना ज़रूरी है ना? ऐसे ही है ना, इसका अलाइन होना ज़रूरी है। ऑल्दो कि हम जो हमारे स्मार्ट गाइड्स हैं वो हमें ये तो बता देंगे कि ये सेंटर बन रहा है, बट वो ये तो नहीं बताएँगे कि इसका जो डिस्टेंस है और इसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए कौन से हैं? उसके लिए जनाब ये हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले मैं क्या करूँगी? सबसे पहले मैं इनको अलाइन करूँगी, ठीक है? वर्टिकल अलाइन सेंटर, ठीक है? अब आप पूछेंगे वर्टिकल अलाइन सेंटर क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इनका ये ऊपर-नीचे है, अप एंड डाउन है, तो मुझे इनको या तो टॉप पर लाना है या बॉटम में लाना है या फिर इनको सेंटर में लेकर आना है। अगर ये इस तरह पड़े होते लाइक ऐसे, ऐसे और ऐसे और तब मैंने इनको अलाइन करना होता तो मैं फिर इसको करती। ठीक है? इसको करने के बाद फिर इसको करती। सॉरी। अच्छा इसको करने के बाद अब इसका जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करने के लिए मैं इसको क्लिक करती। ये देख रहे हैं आप? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। ये इससे क्या होगा जो इसके दरमियान का गैप, इसके और इसके दरमियान का गैप वो इक्वल हो जाएगा, ये देखिएगा। ठीक है? और अगर ये इस तरह पड़े हुए हैं, जो कि यूजुअली इसी तरह ही पड़े होते हैं, तो मैं क्या करूँगी इनको अलाइन करने के लिए ऐसे अलाइन किया मैंने, ठीक है? और उसके बाद मैंने इनको हॉरिज़ॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर कर दिया, ये देखें, ठीक है? सो ये है हमारा अलाइनमेंट जो कि बहुत ज़रूरी है, मैंने आप लोगों को बताया भी था। अब लेट्स से आप लोगों ने आप लोग कोई फ्लायर बना रहे हैं और आप लोगों ने उसको नंबरिंग देनी है या बुलेट पॉइंट्स देने हैं या कुछ भी करना है। अब आप ये देखें जनाब, छोटे-छोटे स्टार्स यूजुअली हम लगा रहे होते हैं। और इसकी कॉपीज़ कैसे करनी है, ये भी आप लोगों को पता है। मैं कंट्रोल डी करूँगी, ठीक है? अब मुझे ये तो पता है कंट्रोल डी से कि मेरी शेप खराब नहीं हुई, लेकिन फिर भी समटाइम्स ऐसे होता है कि एक पॉइंट बहुत बड़ा है, ये सेंटर वाला पॉइंट ना हो, कुछ हिला हुआ हो, कुछ भी, तो आप बड़ी आसानी के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे, सेंटर अलाइन करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट इक्वल इसको कर देंगे। ठीक है? सो ये जो छोटे-छोटे टूल्स हैं, ये बड़े-बड़े कामों में हमारी बड़ी अच्छी हेल्प कर रहे होते हैं। सो ये थी सारी की सारी हमारी अलाइनमेंट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसे ही आम-सा छोटा-मोटा टॉपिक नहीं है क्योंकि चीज़ें बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। लास्ट में या कुछ ही आने वाले दिनों में आई गेस 1 या 2 क्लासेस के बाद हम उन वेबसाइट्स की तरफ से जाएँगे जहाँ पर हम बने-बनाए टेम्पलेट्स उठाएँगे और टेम्पलेट्स को एडिट कैसे करना है ये सीखेंगे। उसके बाद काम आता है कि जब आप लोगों ने टेम्पलेट उठा लिया और क्लाइंट ने आपको बहुत ज़्यादा दे दिया जनाब, कंटेंट दे दिया, अब उस कंटेंट को अलाइन तो आपने ही करना ना, लिखना तो आपने ही है। तो कंटेंट को आप किस तरह अलाइन करेंगे वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा ये सिर्फ शेप्स को ही अलाइन नहीं करता, आप इसके साथ अपने जो क है टाइपोग्राफी यानी कि कंटेंट लिखा हुआ है, उसको भी अलाइन कर सकते हैं, ठीक है? और मैं इससे ही अलाइन कर रही होती हूँ क्योंकि मैंने जो है हेडिंग मैं नेक्सा बोल्ड से देती हूँ, एक फ़ॉन्ट का नाम है, नीचे मैं मॉन्स्टरेट यूज़ कर रही होती हूँ, उससे नीचे कहीं पे मुझे कोई कर्सिव अगर यूज़ करना पड़ता है तो ऑब्वियसली फिर मैं डिफरेंट-डिफरेंट बार-बार वो न्यू टेक्स्ट लेकर फिर लिखती हूँ, तो फिर बाद में मैं उसको अलाइनमेंट से ही अलाइन कर रही होती हूँ। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं जनाब और अब आते हैं हम हमारे पाथ फाइंडर टूल की तरफ। पाथ फाइंडर टूल पर जाने से पहले हम बात करते हैं एक्सपैंड की। एक्सपैंड पर आने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ बना रही हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप लोगों ने क्लाइंट को देना है कोई काम प्रिंटिंग के लिए, ठीक है? अब आप जब प्रिंटिंग के लिए क्लाइंट को काम देते हैं तो उसमें जनाब स्ट्रोक भी यूज़ होंगे, ठीक है? जैसे अभी मैंने बताया कहीं पे आपने लाइन लगानी है, तो आप पेन टूल लेते हैं, पेन टूल और स्ट्रोक के साथ एक लाइन लगा देते हैं। बहुत सारी जगहों पे हम स्ट्रोक यूज़ कर रहे होते हैं, डॉटेड लाइन आपने यूज़ करनी है, तो वो तो फिल में तो नहीं है। वो कहाँ पर यूज़ हो रही होती है? वो यूज़ हो रही होती है हमारे स्ट्रोक में। अच्छा इसको मैंने खुद थोड़ा-सा हेवी किया ताकि आपको समझा सकूँ। अब ये एक अज़्यूम कीजिए, ये एक आपने कोई चीज़ बनाई है और क्लाइंट को आपने देनी है। लेट्स से इट्स अ लोगो। अब ये आपने लोगो बनाया है क्लाइंट का। अब क्लाइंट ने उसको बहुत बड़ा ब्रांड है, उसने ब्रांडिंग करनी है। अब ब्रांडिंग किस तरह होती है जनाब? छोटे से एक पेन से शुरू होती है, पेन पर भी लोगो होता है, मग पर भी लोगो होता है, टी-शर्ट्स पर इवन के हम देखते हैं लैपटॉप्स पर और बड़े-बड़े बिलबोर्ड्स पर।
मतलब ये कि आपने क्लाइंट को एक फाइल दे दी, अब क्लाइंट ने उसको छोटे से छोटे साइज से लेके बड़े से बड़े बिल बोर्ड तक अपनी ब्रांडिंग करनी है और उसकी प्रिंटिंग करवानी है। ठीक हो गया। अब ये एक स्टार है, मैं इसकी 2 कॉपीज ले रही हूँ। एक ये पॉइंट प्लीज मिस मत कीजिएगा, ठीक है? हर कोई ये बात आपको नहीं बताएगा। अब अज्यूम कीजिए क्लाइंट ने इसको प्रिंट करवाया पेन के लिए, तो ऑब्वियसली उसने इसका साइज छोटा किया। अब आप इधर रख दीजिए, ठीक है? ओके, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं और ये थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, बल्कि इसको हम इसी को बड़ा करते हैं। अच्छा, अब आप मुझे को बता सकते हैं कि इसमें इसमें और इसमें क्या ये तीनों चीजें सेम हैं या कोई फर्क आया है? गौर से देखिए और मुझे जल्दी से बताइए कि ये तीनों चीजें सेम हैं या इसमें कोई फर्क आया है? अपनी जरा ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा एक्टिव कीजिए और मुझे बताइए। और ये आप लोग बताएंगे तो मैं आगे जाऊंगी, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगी। यस और नो में बता दीजिए। अगर कोई डिफरेंस फील हुआ है तो वो भी बता दीजिए। जल्दी से बताइए क्लास। स्ट्रोक लाइट हुआ है, वेरी गुड। इस वाली में स्ट्रोक लाइट हो गया, ठीक है? स्मॉल में हैवी फील हो रहा है, एग्जैक्टली। और इसमें क्या हुआ जनाब? इसमें हैवी हो गया। और अगर मैं इसको थोड़ा और छोटा करूं ना, तो ये देखें, सिर्फ स्ट्रोक ही रह गया। इससे बताने का मकसद ये है कि अगर आप अपने क्लाइंट को जब कोई चीज बना कर देंगे और जहां जहां स्ट्रोक होगा, वो स्ट्रोक आपको तंग करेगा। रीसाइजिंग में स्ट्रोक आपको तंग करेगा। और हम स्ट्रोक्स डाल रहे होते हैं, कैसे डाल रहे होते हैं? लेट से मैंने एक लेटर हेड बनाया है और लेटर हेड में डेट होती है, सबको पता है डेट होती है। और डेट किस तरह होती है? ऐसे डेट लिखा होता है, ठीक है? और उसके आगे हमने जनाब क्या किया होता है? पेन टूल के साथ ऐसे एक लाइन लगाई होती है। अच्छा, इसको तो नहीं करना था। पेन टूल ले रहे हैं हम और ये देखें, ऐसे कर दिया, ठीक है? ओहो, ये देखें, ठीक है? अब ये जो लाइन है ना, अब क्लाइंट ने जब इसको प्रिंट करवाना है ना, तो ये उस क्लाइंट उसको अच्छा भला तंग करेगी, ठीक है? अब इस चीज से बचने के लिए आप लोगों ने क्या करना है? जब आप अपना पूरा काम कर लें, ठीक है, जब आप अपना पूरा काम कर लें और फाइल आपने ऑब्वियसली क्लाइंट को जब प्रिंटिंग के लिए पर्पस के लिए देनी है, तो आप लोगों ने क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। बट उससे पहले आप लोगों को क्लास दोबारा ज्वाइन करनी पड़ेगी। मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, प्लीज रीज्वाइन द क्लास। थैंक यू।